ताइक्वांडो इंडिया के 9वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे 12वें साउथ एशियन गेम्स की समाप्ति होते होते भारतीय ओलंपिक संघ के डिस्प्यूट कमीशन ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों की घोषणा कर दी थी। गुवाहाटी एयरपोर्ट से नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर और नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल्स अपने अन्य साथियों के साथ अपने अपने घरों में पहुंच चुके थे। इन खेलों में खिलाड़ियों की सफलता ने जहां कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को पुनर्जीवित करने का काम किया था, तो वहीं साई और फेडरेशन के बीच हिंदुस्तान की ताइक्वांडो टीम का कोच कौन हो, कुछ चालाक लोगों की सोची समझी रणनीति की भेंट साई के कोच चढ़ गए। साउथ एशियन गेम्स की सफलता की कहानी लिखते लिखते इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के डिस्प्यूट कमीशन की पहल पर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया था। खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ियों के द्वारा, जी हां, खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ियों के द्वारा जैसे उद्घोष के साथ हिंदुस्तान की ताइक्वांडो दूसरे बड़े बदलाव के मुहाने पे खड़ी दिखाई दे रही थी। सब कुछ दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार पूर्व जस्टिस RS सोडी की देखरेख में चल रहा था। कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों को इलेक्ट्रोल कोलाज में जगह मिलने के बाद अंतिम इलेक्ट्रोल कोलाज की रूपरेखा ने लगभग चुनाव का परिणाम घोषित कर ही दिया था। बावजूद इसके कोई भी पक्ष किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता था। ऐसा भी नहीं था कि चेयरमैन हरीश कुमार जी के साथ खड़े लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि असल में खेल चल क्या रहा है। 90 के दशक में ताइक्वांडो में दिल्ली के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने अपने व्यक्तिगत संबंधों से कई राज्यों के सेक्रेटरियों को मनाने का प्रयास किया और इसमें उनको आशातीत सफलता भी प्राप्त हो गई थी। परंतु अपनी बात को ये ताइक्वांडो के विशुद्ध खिलाड़ी उन मक्कार चालबाज चापलूसों की तरह नहीं रख पाए, या कह सकते हैं कि हरीश कुमार जी को धरातल की वास्तविक स्थिति को उस तरह से नहीं समझा पाए जैसे समझाना चाहिए था। जहां नॉर्थ ईस्ट के वरिष्ठ खिलाड़ी स्वैट और दिल्ली के देवेंद्र कुमार, फेडरेशन के मामलों की पैरवी करने वाले वकील, दिल्ली ताइक्वांडो के महासचिव और ताइक्वांडो खिलाड़ी हर्षप्रिया, महाराष्ट्र के अनिल जोगड़े और संदीप ओम्बासे, इन जैसे लोग अपने व्यक्तिगत संबंधों का वास्ता देकर विभिन्न राज्यों को बिखरने से बचाने और हरीश कुमार जी के लिए लामबंद करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुट्ठी भर चापलूस अपने नंबर बनाने के लिए हरीश कुमार जी की बात फोन पर राज्य संघों के सचिवों से करवा राज्य संघों पर अपनी पकड़ साबित करने में लगे हुए थे। जबकि वस्तुस्थिति यह थी कि अधिकतर राज्यों के सेक्रेटरी और अध्यक्ष सिर्फ इन चापलूसों की हां में हां मिलाने का काम कर रहे थे। परंतु प्रयास तो दूसरी तरफ से भी जारी थे। तो क्या ये सारा खेल कानूनी दांवपेच हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़े जा रहे थे, या फिर ये वर्चस्व की लड़ाई थी? ताइक्वांडो खेल पर कब्जा कायम करने और कब्जा कायम रखने की लड़ाई थी, या फिर कथित तौर पर
ताइक्वांडो खेल से होने वाले सरकारी, गैर सरकारी, घोषित अघोषित करोड़ों रुपए की वसूली की लड़ाई थी, या सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठा के वर्चस्व की लड़ाई थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो आज 2020 में भी जारी है, जिसमें ताइक्वांडो खिलाड़ी 1998 में और फिर 2016 में और आज 2020 में भी अपने लिए एक मसीहा खोज रहे हैं। आप एक खिलाड़ी हो सकते हैं, आप एक कोच हो सकते हैं, या फिर आप किसी खिलाड़ी के अभिभावक, पेरेंट्स या प्रमोटर हो सकते हैं, परंतु आप यकीन मानिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा मात्र हो सकते हैं इन तथाकथित ताइक्वांडो छत्रपों के लिए। मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं। यह कोर्ट कचहरी, लाखों रुपए का खर्च, सब कुछ क्या सिर्फ समाज सेवा की होड़ में सुहा किया जा रहा था? सवाल बहुत है, बस जवाब देने वाले की राह ताक रही है हिंदुस्तान की ताइक्वांडो। छत्रपों की इस दौड़ में ग्रैंड मास्टर जित्यानी ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। मास्टर जित्यानी अंतिम समय तक भी इलेक्ट्रोल कॉलेज में जगह बनाने के लिए संघर्षशील दिखाई दे रहे थे, परंतु ना तो मास्टर जित्यानी और ना ही ओडिशा ताइक्वांडो की कानून के दावपेच की आगे एक नहीं चली। दोनों की ही प्रेजेंटेशन को जो अधिकारी थे उन्होंने नकार दिया। दिल्ली हाई कोर्ट और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पूरी नजर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने पर लगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और कानूनविद, रिटायर्ड जस्टिस एमएल मेहता को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया। उन दिनों हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के कर्णधारों के दिलो दिमाग पर हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों का डर इस कदर हावी था कि अधिकांश राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक पत्र इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव को लिखकर मांग की कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के इन चुनावों को दिल्ली और हरियाणा से दूर किसी अन्य राज्य में कराया जाए। परंतु भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 26 जून 2016 को इस लंबी कानूनी कार्रवाई और जुबानी जंग का अंत ओलंपिक भवन के परिसर में, दिल्ली में ही ओलंपिक भवन के परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर रिटायर्ड जस्टिस एमएल मेहता और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर कुलदीप वत्स की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट और भारतीय ओलंपिक संघ की देखरेख में संपन्न हुए इन चुनावों में हरीश कुमार जी के नेतृत्व वाले गुट को पूर्वानुमान के अनुसार हार का सामना करना पड़ा, परंतु इस हार के बीच भी एक ऐसा बीज बोया जा चुका था जिसका एहसास जीत के मन में चूर, राज ककाती, या अब कहें कि भारतीय खेल राजनीति के धुरंधर आर के आनंद के पुत्र चेतन आनंद के नेतृत्व वाली ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों को भी पता ही नहीं चला।
आखिर इस हार में भी हरीश कुमार जी ने ऐसा क्या देखा था कि उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान की ताइक्वांडो का भविष्य खतरे में है। ये हार की निराशा थी या फिर वो कुटिल नीति का दाव जिसे अभी तक भी ताइक्वांडो के नए क्षत्रप समझ नहीं पा रहे थे। जीत के जश्न से पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान जिससे हिंदुस्तान की ताइक्वांडो पर खतरा मंडराता नजर आ रहा था। निसंदेह ताइक्वांडो फेडरेशन की इस लड़ाई को किसी एक अकेले के लिए लड़कर जीतना आसान नहीं होता। बिना ओलंपिक एसोसिएशन से तालमेल किए भी इस लड़ाई का चुनाव तक लेकर आना आसान नहीं था, वो भी तब जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में हरीश कुमार जी खुद एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे। ऐसे में झारखंड के शांत स्वभाव प्रभास शर्मा और तेज तर्रार तेवरों के लिए जाने जाने वाले संजय शर्मा यानी झारखंडी शर्मा ब्रदर्स ने ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अपनी निकटता के चलते एक छोर से मोर्चा संभाल लिया था। अब ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से शर्मा बंधुओं की इस निकटता को किसी ने झारखंड नेशनल गेम्स से जोड़ने का प्रयास किया तो किसी ने झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे आर के आनंद से प्रभास शर्मा की निकटता के साथ जोड़कर देखा। खैर कनेक्शन तो था और यह स्पष्ट भी था कि शर्मा बंधुओं की पहल पर ही सभी सदस्यों ने एक मत से आर के आनंद को ही ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में सामने लाने का मन बनाया था। हालांकि बाद में इस एक मत वाले विचार पर भी एकता दिखाई देनी बंद हो गई थी, परंतु खेल और कानूनी दांवपेच के माहिर आर के आनंद जी ने अपनी उम्र और नए स्पोर्ट्स कोड का हवाला देते हुए अपने पुत्र चेतन आनंद को अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत कर दिया। अब इसे वक्त का तकाजा कहें या मजबूरी, सभी सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया। परंतु क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? ठीक चुनाव से पहले एक परिवार से एक सदस्य की आवाज दबे स्वर में उठने लगी थी और इशारा स्पष्ट रूप से झारखंड के उन्हीं शर्मा बंधुओं की ओर था जो इस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाने में दिन रात एक किए हुए थे। बेशक दबी जुबान से ही सही, परंतु मनभेद पैदा भी हो चुके थे और सामने भी आ चुके थे। और इसका प्रमुख कारण था महासचिव पद के दावेदार प्रभास शर्मा के छोटे भाई संजय शर्मा का बेबाक दबंगई अंदाज और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नामांकन। जो संजय शर्मा हरीश कुमार जी के खिलाफ बोलने के समय तक सभी को अपनी ताकत के रूप में दिखाई दे रहे थे, परंतु जैसे जैसे स्थितियां स्पष्ट होती गईं और जीत की राह आसान दिखाई देने लगी, सभी को संजय शर्मा का दबंग अंदाज अखरने लगा। संजय शर्मा का यही बेबाक अंदाज आने वाले दिनों के लिए एक खतरे की घंटी दिखाई देने लगा था। खैर खेल संघों की राजनीति में वो दिन भी आया जब एक ही दल के लोग एक ही पोस्ट के लिए
आमने सामने आ खड़े हुए। बड़ी अजब स्थिति थी। ताइक्वांडो की जिस ताकत को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था, उसी ताकत को पाने के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चेतन आनंद के खिलाफ गोवा ताइक्वांडो के अध्यक्ष आर.डी. मंगेशकर ने उपाध्यक्ष पद के साथ साथ अध्यक्ष पद पर भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। खेल राजनीति के जानकार इस घटनाक्रम को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु कुछ सवाल हमेशा ही खड़े रहेंगे कि जब पूरे संघर्ष में सभी सदस्यों में एका था, जब सब कुछ ठीक ठाक था, जब सभी की राय एक ही थी, जब विरोधी जैसा कोई उम्मीदवार बचा ही नहीं था, तब जो चुनाव सर्वसम्मति से निर्विरोध हो जाना चाहिए था, वहां एक ही दल के लोग एक ही पोस्ट के लिए एक दूसरे के सामने आने के लिए मजबूर क्यों हो गए? ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव संपन्न हुए। 64 वोट में से 63 ने वोट किया और गुजरात का एक वोट अनुपस्थित रहा। युवा चेतन आनंद को 63 में से 39 वोट के साथ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। परंतु चेतन आनंद के सामने खड़े आर.डी. मंगेशकर को पड़ने वाले 23 वोट खुद टी. प्रवीण कुमार को पड़ने वाले 56 वोट, यानी 11 से 12 राज्य संघों द्वारा चेतन आनंद को नकारना और लगभग 28 स्टेट्स एसोसिएशन द्वारा टी. प्रवीण कुमार को वोट करना पर्दे के पीछे की कुछ और ही कहानी कह रहे थे। कहीं यही वो दाव तो नहीं था जो जाते जाते हरीश कुमार जी ने खेल दिया था? तो क्या लड़ाई टी. प्रवीण कुमार वर्सेस हरीश कुमार नहीं थी? जबकि माना यह जा रहा था कि एथलीट कमीशन के 2 वोटों को छोड़ दिया जाए, तो लगभग 9 से 10 राज्य संघ जो है वो हरीश कुमार जी की तरफ थे। कहीं हरीश कुमार जी की वोट की ये राजनीति आने वाले दिनों में किसी और बड़े उठापटक की ओर तो इशारा नहीं कर रही थी? अब बीज बोया जा चुका था। भविष्य में क्या गुल खिलने वाले थे, इससे अनजान विजेता जीत के जश्न में डूब गए थे। चुनाव की जंग जीती जा चुकी थी। अब प्राथमिकता फेडरेशन के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के साथ साथ हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों को उस विश्वास से जोड़ने की थी जिस असंतोष के चलते खिलाड़ियों और कोचों को कई पार्टों में पिसना पड़ रहा था। खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ियों के द्वारा ये मंत्र फूंकने वाले झारखंडी ब्रदर्स की अगुवाई में सत्ता का परिवर्तन तो हो चुका था, परंतु कानूनी दांवपेच, लंबी प्रक्रिया की जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को आखिर हासिल क्या हुआ? क्या खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ियों के द्वारा की परिकल्पना साकार रूप
ले सकी? क्या हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों को वो विशेष पहचान मिल पाई जिसके लिए खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था? क्या हिंदुस्तान की ताइक्वांडो विश्व पटल पर अपनी वो पहचान बनाने में कामयाब हो पाई, या फिर हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को अपनी विशेष रूप से तैयार इंटरनेशनल लेवल का एक अदद स्टेडियम या एक स्पेसिफिक एकेडमी मिल पाई इन 4 साल में? या फिर ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को अब रोजगार के अवसर ज्यादा मिलने लगे थे? क्या विश्व पटल पर हिंदुस्तान की एक अदद मेडल की भूख मिट पाई? क्या हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के मौके अब ज्यादा मिलने लगे थे? आखिर हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को हासिल हुआ क्या? और अगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो फिर फेडरेशन में बदलाव की यह जद्दोजहद आखिर थी क्यों? बहुत सारे सवाल आज भी मुंह बाए खड़े हैं, कल भी खड़े थे और शायद अभी कुछ और समय तक भी खड़े रहे। हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को समझने वालों को अब तक हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की इस यात्रा से एक बात तो स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि आखिरकार 2013 में हरियाणा के गुड़गांव में सर्वसम्मति से हुए चुनाव में साथ साथ खड़े लोगों ने अचानक से बगावती तेवरों को क्यों अपना लिया था? क्या वाकई में हरीश कुमार जी द्वारा अपनी पत्नी को फेडरेशन का अध्यक्ष बना उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया था जो खुद अब कुर्सी पर आसीन होने के सपने देखने लगे थे? या फिर नई सोच के नए लोगों के आगमन से सत्ता का केंद्र दक्षिण भारत से दिल्ली की ओर घूमने लगा था, जो कि कुछ लोगों की बेचैनी का कारण था? आखिर हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में इस नए बड़े बदलाव 2016 के चुनावों का सही कारण था क्या? आप भी इन सवालों पर मंथन करें, चिंतन करें और अगले एपिसोड में हम आपको इन चुनावों के पीछे की पृष्ठभूमि आखिर के चुनाव, ये बगावत का असली मुद्दा क्या था, इसमें किसके कंधे को किसने और क्यों इस्तेमाल किया, इस पर चर्चा करें।